हाय गाइस, दिस इज सी आंचल जैन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सीरीज़ का सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्टैंडर्ड 210 210 स्टैंडर्ड, जो कि क्या बोलता है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हैं ऑडिटर की और मैनेजमेंट की, उस पर कैसे एग्री होना है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको हम बिल्कुल समरी फॉर्मेट में पढ़ेंगे, 5 पॉइंट्स में कवर करेंगे। आपका पूरा स्टैंडर्ड 5 पॉइंट्स में कवर हो जाएगा, तो इसलिए साथ साथ नोटिंग ज़रूर करें, क्योंकि ये लास्ट टाइम जब पेपर से जो एक दिन की ऑफ मिलती है उसमें प्रिपेयर करने में आपको बहुत हेल्प करेगा, फास्ट क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिस इज़ द स्टैंडर्ड दैट इज़ एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, देखिए, हाउ टू डिसाइड। ऑडिटर क्या बोल रहा है, हाउ टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट। कैसे डिसाइड करेगा वेदर टू एक्सेप्ट और टू कंटिन्यू द रिस्क। अगर न्यू ऑडिट है तो अगर हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर कि अगर ये न्यू ऑडिट है तो न्यू ऑडिट में एक्सेप्ट करेगा, और अगर रेकरिंग है, चली हुई है, तो उसमें कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑडिटर को ये डिसाइड करना है टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू द ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, इसके अंदर उसको दो चीज़ें देखनी होती हैं। दो चीज़ें में क्या देखेगा, वो सबसे पहले ये देखेगा कि वेदर, ठीक है, वेदर प्री कंडीशंस ऑफ द ऑडिट आर प्रेजेंट। मतलब जो प्री कंडीशंस हैं, ये जो प्री कंडीशंस हैं उसकी, वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले ये देखना है कि जो प्री कंडीशन हमने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ी थी 200 में, कि क्या क्या प्री कंडीशंस होती हैं, वो प्रेजेंट है या नहीं है। और ठीक है, उसके बाद उसे दूसरा पॉइंट देखना है, वेदर देयर इज़ अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। क्या उन दोनों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, किस किस के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ऑडिटर एंड TCWG। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया कि प्री कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने देख लिया कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑडिटर और TCWG के बारे में ऑफ द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, आपस में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो एक एग्रीमेंट पे ही होगी ना, और वो एग्रीमेंट आपका कौन सा होता है, ऑडिट एंगेजमेंट का एग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा, अभी हमने ऊपर पॉइंट आपने देखा प्री कंडीशन है या नहीं है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, प्री कंडीशन के आगे नीचे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, प्री कंडीशन ऑफ दैन ऑडिट फॉर दैन ऑडिट। ऑडिट की प्री कंडीशंस क्या होती हैं जो ऑडिटर को कंसिडर करनी है कि अगर ये हैं तभी मैं ऑडिट एक्सेप्ट करूँगा, अदरवाइज नहीं एक्सेप्ट करूँगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर FRF अप्लाइड इन प्रिपरेशन ऑफ FS मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सेप्टेबल। मतलब जो आपने FRF अप्लाई करे हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल हैं या नहीं हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्री कंडीशन है कि उन्होंने अपनी जो बुक्स को बनाया है, उन्होंने जो अपनी बुक्स को प्रिपेयर किया है, वो एज़ पर FRF है या नहीं है प्रिपेयर किया। ठीक है, FRF कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। स्टैंडर्ड, आप जिस भी प्रकार का बिजनेस होगा, जिस भी टाइप ऑफ बिजनेस होगा, उसके ऊपर उसी का एप्लीकेबल FRF लगेगा। कंपनीज है तो कंपनीज एक्ट भी लगेगा, बैंक है बैंकिंग लगेगा, इंश्योरेंस है इंश्योरेंस लगेगा, फेमा है वगैरह है, जितने भी लॉज हैं वो सब लगेंगे, उसके हिसाब से बुक्स बनेगी। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट प्री कंडीशन। ठीक है, सेकंड प्री कंडीशन देख लीजिए, मैनेजमेंट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, मैनेजमेंट को एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ प्री कंडीशन कि ऑडिटर मैनेजमेंट से ये एक्सपेक्ट करता है। ऑडिटर मैनेजमेंट से ये क्या करता है, हाँ, एक्सपेक्ट करता है। एक सेकेंड, इसे मिटा ही देते हैं। तो ऑडिटर मैनेजमेंट से क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है कि वो समझे, क्या समझे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में समझे कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक्नॉलेज करे, उसे अंडरस्टैंड करे। उसके भी उन्होंने 2 पार्ट्स बताए हुए हैं। क्या क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले उनकी क्या 2 प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो उनको ऑडिटर चाहता है कि मैनेजमेंट उससे समझे। दैट इज़ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ दिस इज़ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF के हिसाब से उन्हें बनाना है और प्रेजेंट करना है। उसमें चाहे उसका डिज़ाइनिंग आए, इम्प्लीमेंटेशन आए, या फिर कोई इंटरनल कंट्रोल्स की मेंटेनेंस आए, जो भी आपको प्रिपेयर और प्रेजेंट करने में हेल्प करेगी। ठीक है, उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि क्या हो सके, तो आपका मेन आउटकम क्या है, आप चाहते क्या हो, ये क्यों करना पड़ेगा, जिससे आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहे, कि उसमें कोई भी मटेरियल गलतियां ना पाई जाए जो यूज़र्स को मिसलीड कर सकें या फिर जो ठीक ना हो।
ठीक है। तो हमने ये देख लिया मैनेजमेंट की एक्नॉलेज करेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 दैट इज़ प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन एज पर FRF। उसके बाद दूसरा क्या है, उसके बाद दूसरा है टू प्रोवाइड द ऑडिटर। हमने लास्ट स्टैंडर्ड में ये देख ही लिया था ऑलरेडी कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने पढ़ी थी, हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऑडिटर को प्रोवाइड करेगी। अब वो ऑडिटर को क्या प्रोवाइड करेगी, ये देखिए, वो ऑडिटर को 3 चीज़ें प्रोवाइड करेगी। मैंने आपको पहले उसमें बता दिया था, ऑल द इंफॉर्मेशन सच एज द रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स दीज आर रेलिवेंट टू, सॉरी एक सेकेंड, ये हाईलाइटर को क्या हो गया है, हाँ ठीक है, हाँ हम कह रहे थे सारी 3 चीज़ें उन्होंने कहा था कि ऑडिटर को प्रोवाइड करेगी मैनेजमेंट। क्या क्या, ऑल इन्फॉर्मेशन सच एज रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए। दूसरा, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर ऑडिटर को चाहिए तो वो होगा एज पर ऑडिटर रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड TCWG। और तीसरा मैंने बोला था अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ठीक है, वो होनी चाहिए जो ऑडिटर को लगता हो एंटिटी में से कोई भी ऐसा पर्सन जो उसे प्रोवाइड कर सकता है, विच द ऑडिटर डिटरमाइन, जो डिटरमाइन वो ऑडिटर करेगा, ठीक है, नेसेसरी टू ऑब्टेन, अगर उसको अपने ऑडिट एविडेंस के लिए करना है, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज़ें पता थी कि आपको मैनेजमेंट से ये सारी तीनों चीज़ें क्या चाहिए होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ याद कर ली। मैनेजमेंट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बुक्स बनाना FRF के हिसाब से, दूसरा ऑडिटर को प्रोवाइड करना एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि दिस इज़ अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप। अगर आपको किसी भी प्रकार की लिमिटेशन स्कोप पे लगा दी गई, किससे, प्रायर मतलब पहले, किसके पहले, ऑडिट एक्सेप्टेंस से, मतलब ऑडिटर ने अभी ऑडिट एक्सेप्टेंस की नहीं है पर उससे पहले ही मैनेजमेंट ने उसके ऊपर कोई रोक टोक लगाना शुरू कर दिया है, तो ऑडिटर इस बात की कंडीशन को तो बहुत ध्यान से देखेगा, ठीक है। अब क्या क्या देखेगा, चलो वो देख लेते हैं। देखिए, इफ़ मैनेजमेंट TCWG इम्पोज द लिमिटेशन ऑन, अगर वो इम्पोज कर रहे हैं क्या, लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ, लिमिटेशन किस पे, द स्कोप ऑफ द ऑडिटर्स वर्क, ऑडिटर के काम पर, ठीक है, एंड लिमिटेशन रिजल्ट, आगे देखिए क्या लिखा है, और उस लिमिटेशन की वजह से इन डिस्क्लेमिंग, डिस्क्लेमिंग का मतलब बताया था मैंने कि अगर आप ओपिनियन होती है आपकी, एक होती है अनक्वालिफाइड और क्वालिफाइड, क्वालिफाइड में होती है एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमिंग ओपिनियन। तो डिस्क्लेमिंग मतलब हम ओपिनियन नहीं दे पाए क्योंकि मैनेजमेंट ने हमें हेल्प नहीं की प्रोवाइड करने में, इसका मतलब होता है कि डिस्क्लेम करना कि हम अपनी ओपिनियन नहीं दे पाए, ठीक है। तो क्या तो पहले मैंने बता दिया कि मैनेजमेंट क्या इम्पोज कर दिया आपके ऊपर लिमिटेशन, या और उस लिमिटेशन की वजह से आप डिस्क्लेम कर रहे हैं अपनी ओपिनियन, ये कह रहे हैं यूज़र्स को, बता रहे हैं कि मैं ओपिनियन नहीं दे सकता यूज़र क्योंकि मुझे वो एविडेंसेस नहीं मिले। फिर आगे, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट, ऑडिटर को ये भी फिर से कहा जा रहा है कि ऑडिटर देखिए आपको एक्सेप्ट नहीं करना सच लिमिटेड एंगेजमेंट, क्योंकि आप पे रोक टोक लगा दी, अब आप खुले हाथ से ऑडिट नहीं कर सकते। जो ऑडिटर फ्रीली ऑडिट नहीं कर सकता वो क्या ही ऑडिट करके देगा प्रॉपर्ली, तो एक वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऑडिटर को मना करा हुआ है सच लिमिटेड एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना, अनलेस, जब तक लॉ में इस बात की इजाज़त ना हो। तो याद रखिएगा, अगर आप खुद सोचिए ऑडिटर हो और आप पे रोक टोक लगाए, या फैमिली में हम कोई काम करते हैं हम पे कोई रोक टोक लगाए, तो हमें बुरा लगता है ना कि हम फुली अपने पूरी तरीके से 100% नहीं दे पाते। ऐसे ऑडिटर अगर हम 100% ना दे पाए तो उसे एक्सेप्टेंस नहीं करनी चाहिए, पर अगर सपोज करिए लॉ में ऐसी चीज़ करने को अलाउड है तो वो कर सकता है, ठीक है, रिक्वायर्ड बाय लॉ दिस। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं, ऑडिटर शैल ऑल्सो, ऑडिटर को ऑल्सो एक्सेप्ट नहीं करना, क्या एक्सेप्ट नहीं करना, अगर उसको ये दिखाई दे रहा है कि जो प्री कंडीशंस हैं, मैंने ऊपर बताया था प्री कंडीशंस आपकी ये 2 पॉइंट्स में कवर है कि प्री कंडीशंस होनी चाहिए। ये प्री कंडीशंस, पहली प्री कंडीशन थी कि ये देखना कि मैनेजमेंट ने सही बनाया हो बुक्स, दूसरा है मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हो। अगर उसको लगता है, आ जाते हैं वापस इस पर, अगर उसको लगता है कि वो प्री कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इफ़ प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है, अगर वो अपने प्रेजेंट नहीं है तो वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट कह रहा है द एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स / ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एंड व्हाट इट कंटेन्स। आप खुद सोचिए ना, सेक्शन ये स्टैंडर्ड तो बोल रहा है ना ऑडिट एंगेजमेंट, तो वो ऑडिट एंगेजमेंट का एग्रीमेंट बेसिकली होता क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, ये चीज़ें देखनी है। तो हमारा एग्रीमेंट क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं। ऑडिटर शुड एग्री द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद मैनेजमेंट के साथ करेगा, एरे गैरे किसी इंप्लॉयज़ के साथ थोड़ी कर लेगा, जो कि टॉप मैनेजमेंट होगी, जो कि TCWG मतलब डूज चार्ज विद गवर्नेंस मतलब जो टॉप लेवल पे बैठकर गवर्न कर रही है पूरी बिजनेस को, तो उसके साथ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एग्रीड, TOA मतलब टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं फटाफट से।
नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म, तो ऑडिटर एग्री करेगा टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मैनेजमेंट के साथ, और जो भी आपकी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट होंगी वो आपको हवा में नहीं बोलनी, रिकॉर्ड करनी है, रिकॉर्ड इन द एंगेजमेंट लेटर, ठीक है। याद रखिएगा एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। आगे भी बोल रहा है, देखिए, और या तो अगर आप लेटर नहीं बना रहे हैं तो और अदर फॉर्म, अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया तो कोई और फॉर्म कर लिया, लेटर कर लिया, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई कुछ भी फॉर्म है, बट वो रिटन होना चाहिए बेसिकली, तो रिकॉर्डेड होना चाहिए, है ना। तो रिकॉर्डिंग का डायरेक्ट लिंक इससे आ रहा है कि रिकॉर्डेड रिटन फॉर्म होना चाहिए, जिसमें से क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी देखते हैं। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सबसे पहले आप लेटर के अंदर लिखोगे एंगेजमेंट में कि क्या है ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है ऑडिट का, कि मेरे को कितने दायरे में रह के ऑडिट करनी है। फिर ऑडिटर बोलेगा मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फिर बोलेगा मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फिर चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये आइडेंटिफाई करेगा कि वो जो बिज़नेस है, जो भी जिस बिज़नेस के ऊपर मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ, उसके ऊपर एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा लगता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि जो बनाई है इन्होंने वो किस एफआरएफ के मद्देनज़र रखते हुए बनाई है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, तो 4 पॉइंट्स को लेटर ऑफ एंगेजमेंट में डाला जाता है रिटन फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 5th पॉइंट। अच्छा, 5th पॉइंट देखिए क्या लिखा है। 5th पॉइंट लिखा है फैक्टर्स। आपके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं वेयर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू रिवाइज, जहाँ पर ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा कि आप रिवाइज करें अपने क्या चीज़, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, और टू रिमाइंड। देखो रिवाइज करें, कब रिवाइज करोगे, जब आप पीछे से ऑडिट करते हुए आ रहे होगे, जाहिर सी बात है, या फिर आप ऑडिट कर रहे हो उस दौरान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर आउट करोगे। तो फैक्टर्स वेयर इट इज़ अप्रोप्रिएट टू रिवाइज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट और टू रिमाइंड द एंटिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टर्म्स, क्योंकि ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, रेकरिंग ऑडिट में, ठीक है। मैंने बोल ही दिया था पीछे से करते हुए आ रहे हो। तो देखिए इसमें आप क्या क्या चीज़ें कंसिडर करोगे, इसमें आप देखोगे एनी इंडिकेशन दैट द एंटिटी मिसअंडरस्टैंड, अगर आपको किसी भी प्रकार की ऐसी इंडिकेशन मिल रही है कि एंटिटी ने क्या कर लिया है, मिसअंडरस्टैंड कर लिया है आपकी बातों को, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट को, तो आप अगर ऐसा कुछ है तो आप उस केस में अपने रिवाइज करोगे। फिर नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनी रिवाइज्ड और स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, अगर आपको कोई पॉइंट डलवाना है या कोई स्पेशल चीज़ करवानी है या कोई हटवानी है तो आप उसके लिए रिवीजन करवाते हो अपनी एंगेजमेंट में। फिर कोई रीसेंट चेंज आ गया है, मतलब पहले कोई ए था, ए की ऑडिट करते थे हम, ए कंपनी की, और बी ने ए को परचेस कर लिया, मैनेजमेंट बदल गई, तो अब चेंज ऑफ मैनेजमेंट की वजह से भी लेटर ऑफ एंगेजमेंट में चेंजेस आते हैं, ठीक है। लिखा है ना सीनियर मैनेजमेंट, वो चीज़ भी होती है। फिर है सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, सपोज करो ओन ही किसी ने कर लिया, मैनेजमेंट नहीं बदली, ओनरशिप ही बदल गई, स्टेक होल्डर्स ही बदल गए, जो शेयर होल्डर्स की होल्डिंग थी वो ही एकदम डिफरेंट हो गई, किसी के पास थी अब किसी के पास हो गई, तो वो चीज़। या फिर सिग्निफिकेंट चेंज इन द नेचर एंड द साइज ऑफ एंटिटी का बिजनेस, अब सपोज करो या फिर उन्होंने बिजनेस का साइज़ बढ़ा लिया या छोटा कर लिया या डीमर्जर कर लिया या एक्विजिशन कर ली, कुछ भी ऐसा कर लिया तो उसमें भी रिवाइज होता है, क्योंकि ऑडिट तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना, एक्विजिशन होगी तो बढ़ेगा ऑडिट, और अगर डीमर्जर होगा तो कम हो जाएगा ऑडिट, ऐसे। अच्छा, या फिर उन्होंने एफआरएफ बदल लिया, सपोज करो पहले कंपनीज एक्ट करते थे, अब कंपनी हटकर एलएलपी हो गए, एफआरएफ बिल्कुल एलएलपी वाला लगने लगेगा, तो वो चेंज इन एफआरएफ अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन। फिर चेंज इन, अगर आपके कोई लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थी आपके ऊपर, उसमें कोई बदलाव आ गया तो आपको अपने टर्म्स में चेंजेस कंसिडर करने पड़ेंगे। और लास्ट, चेंज इन द अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप कोई ऐसे स्टैंड एएस फॉलो कर रहे थे या कुछ था, उस पर कोई गाइडलाइंस आई हैं, कुछ आई हैं, तो वो भी आपको उसके अकॉर्डिंग करनी होगी, उसके लिए आपको लेटर ऑफ एंगेजमेंट में चेंजेस तो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपके सामने 8 पॉइंट्स आ गए। ये 8 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से, एक सेकेंड, ये 8 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको इन 8 पॉइंट्स की वजह से कोई भी चेंजेस फील हो रहे हैं तो उन चेंजेस को आपको लेटर ऑफ एंगेजमेंट के थ्रू रिवीजन ज़रूर करनी है, ठीक है गाइस। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इनको ज़रूर कंसिडर करिए और अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा साथ साथ इस सीरीज़ के, क्योंकि आपको ये लास्ट मोमेंट पे क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम. Stay tuned with more videos on the standards on auditing. Thank you.